ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ उनके मंत्रालय की उपलब्धियों और योजनाओं पर विशेष भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला। हमारे देश में जनजातीय समुदाय एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। उनकी एक यूनिक संस्कृति, रीति रिवाज और भाषा होती है। जनजातीय समुदायों का प्रकृति से गहरा नाता है। जनजातीय नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिरसा मुंडा, रामजी गोंड से लेकर अल्लूरी सीताराम राजू के योगदान को देश आज भी याद करता है। वर्ष 2021 में जनजातीय कल्याण की दिशा में किए गए प्रयासों और उपलब्धियों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी। सर, आकाशवाणी समाचार पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जनजातीय कल्याण के संदर्भ में इस वर्ष में आपके मंत्रालय की क्या उपलब्धियां रही हैं? आजादी के दिनों में अपने देश और अपने मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे अल्लूरी राजू के बारे में आपने कहा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कहा। उसके पहले की देखेंगे तो रानी दुर्गावती की बातें सामने आती है। तो ऐसे असंख्य लोग हैं जिन लोगों के इतिहास सिर्फ जनजातीय समूह को ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रेरणा देता है। तो वैसे लोगों के बीच में कार्य करने का एक लक्ष्य को लेकर इस मंत्रालय का गठन हुआ है। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो यहाँ के जो चारित्रिक गुण है, जीवन पद्धति है, उसके आधार पर एक मंत्रालय का गठन किया, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जनजातीय मामले के कार्य। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार उन्हीं मौलिक बातों को ध्यान में रखते हुए उनके जो विकासात्मक कार्य योजना है उस पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जहां कई आधुनिक म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, कई आधुनिक केंद्र ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां आप पूरे इतिहास को वहां जाने के बाद समझ सकेंगे। और अभी हाल में 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय किया गया और प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, इसकी अधिसूचना जारी की गई। ये जनजातीय समाज को गौरव भी देता है, उसको इतिहास को समझने का मौका भी देता है। और बिरसा मुंडा म्यूजियम 15 नवंबर 2021 को उद्घाटन किया गया। लगातार कई राज्यों में म्यूजियम का कार्य चल रहा है। गुजरात का म्यूजियम प्रगति पर है और 200 ऐसे लोगों को जिन लोगों ने इस देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी जल जंगल जमीन के लिए अपने को बलिदान किया, वैसे लोगों की एक सूची बनाई गई है और उस पर शोध का कार्य चल रहा है। तो ये एक बड़ा काम है स्वाभिमान का। कोई भी राष्ट्र, कोई भी क्षेत्र, कोई भी समाज अपने स्वाभिमान के साथ जीता है, सांस्कृतिक विरासत के साथ जीता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हुए इस मंत्रालय को दायित्व दिया है कि ये पूरा करे और उस पर काम चल रहा है और उस पर कार्य काफी आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ही जनजातीय समाज आज के दिन में किस तरीके से आगे आए, यानी जनजातीय आदिवासी क्षेत्र और आदिवासियों के लिए अब एक जो महत्वपूर्ण कार्य है ट्राइबल अफेयर्स खुद कर रहा है। पहले 24 मंत्रालयों के साथ मिलकर के विकासात्मक कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए कैसे पूरा किया जाए, अब हम पूरे 41 डिपार्टमेंट के साथ मिल करके और उसे डिजिटाइज मोड में कि कौन मंत्रालय किस तरीके से जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय के बीच कार्य कर रहा है और उसका प्रगति कैसे हो रहा है और कोई भी ऐसा कार्य योजना उसकी गति क्या है और उससे कितना लाभ मिल सकता है, कितना लाभ मिल रहा है, उसका सही ढंग से मूल्यांकन करने का काम हमारे मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री का विजन है कि ये काम जनजातीय मंत्रालय को ही दिया गया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसी योजनाएं चल रही है जो सीधे तौर से जनजातीय समाज को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते समय इतना जागरूक रहते हुए हमें काम करना पड़ेगा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में कोई बीमार हुआ तो उसको हम कैसे वहां से रेस्क्यू करके सही जगह पहुंचाएं। तो उस पर एक बृहद कार्य योजना हमारा चल रहा है
लेकिन जो कुछ अनुवांशिक चीजें ट्राइबल की है उस पर भी काम चल रहा है। जैसे सिकिल्स एनीमिया के बारे में उस पर हमारे शोध के कार्य चल रहे हैं। अब उसको हम डेटाबेस बना करके उसको आज अमृत महोत्सव में ये संकल्प लेकर के हम चाहते हैं ये जो अनुवांशिक समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो। इसका एक विजन डॉक्यूमेंट्स अलग से हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसका रोड मैप हम लोग बना रहे हैं। इसी तरीके से एजुकेशन में हमारा कार्य योजना है और उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है कि एक तो हम स्कॉलरशिप देते हैं डिफरेंट स्टेट को, उनके बच्चों को ये सुनिश्चित करते हैं कि ड्रॉप आउट कम से कम हो, ड्रॉप आउट ना हो, उसको हम रोकने में कामयाब हो। और दूसरा यह है कि उसका स्किलिंग स्टेट लेवल में क्या हो सकता है उसके बारे में, और नेशनल लेवल में डिफरेंट टेक्निकल एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, इसके साथ साथ ही पीएचडी के लिए, ओवरसीज स्टूडेंट के लिए हमारी कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। अभी एक बड़ा योजना लिया गया है जिस योजना का लक्ष्य है कि हम पूरे देश भर में एक इस तरह का शैक्षणिक वातावरण और केंद्र बनाए जिस केंद्र के माध्यम से सभी राज्य के स्टूडेंट को शिक्षा की गुणवत्ता पर हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकें। और वो है एकलव्य मॉडल स्कूल जो महत्वाकांक्षी परियोजना में से चल रहा है और उसका कार्य काफी आगे बढ़ा है। जैसे हमारे यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो लगभग सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के 268 से अधिक योजनाएं चल रही है। विशेष तौर से हमारा मंत्रालय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में काम कर रहा है। हमारा जो ट्राइबल यूथ है उसको मॉडर्न इकोनॉमी से जोड़ने के लिए आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सही स्किल को ग्रहण कर सके। सर, इसके लिए मंत्रालय की क्या योजनाएं हैं और क्या प्रगति है? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक बनी है, उसके माध्यम से हमारे कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, और हमारा एक एनएसटी एफडीसी है, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे हो, तो उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। और जगह जगह पर इस मामले में राज्य सरकारों के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी और तेजी कैसे हो इस पर हमारा ज्यादा ध्यान है। एक दृष्टि से हम जितना काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन ये उपलब्धि के साथ साथ नई उपलब्धि को जोड़ने का काम भी तेजी से चले, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है राज्यों की। तो राज्य से जुड़ी हुई होने के कारण राज्यों को भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि इस पर विशेष ध्यान दें, वैसे कार्यों को आगे बढ़ाएं जो स्थानीय स्तर पर क्या रोजगार मिल सकता है, इकोनॉमी में जुड़ने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि देश के अंदर विभिन्न हिस्सों में या आज के दिन में जो मार्केट की जो नीड्स है, डिमांड्स है, उसके अनुसार वो अपने आप को कैसे अपने आईक्यू को बढ़ा करके खुद से आगे बढ़ सकता है, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005, सर, ये काफी मॉन्यूमेंटल माना जा रहा था कि जमीन का अधिकार जो अपने जनजातीय समुदाय हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए, लेकिन इसमें ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जमीन का अधिकार दिलवाने में कई बार कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट रह जाती हैं। ऐसे में जनजातीय समुदायों को जमीन का अधिकार दिलवाने के लिए आपका मंत्रालय कैसे मदद कर रहा है? देखिए, ऐसा है, इस मामले में मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि नेचुरल वे में जमीन का और उस जंगल का, उस क्षेत्र का वो अपने आप को मालिक समझते हैं, क्योंकि आदिकाल से रहते हैं तो वो वहां के मालिक। लेकिन व्यवस्थित ढंग से वो नहीं है, क्योंकि जो भी जंगल है उसकी रक्षा करना, उस जंगल के साथ मिलकर के रहना, पर्यावरण के साथ जीने का उसका एक नैसर्गिक पद्धति है, तो वो जंगल हमारा है ये मानते हैं। पर अब जब ऐसी स्थिति आ गई जो विभिन्न कार्यों के लिए कई तरह की योजनाएं बनती है कि उसका प्रबंधन और बेहतर होना चाहिए और उसमें जनजातीय समाज की जो मूल अवधारणा है उसको बरकरार रखना चाहिए, उसके लिए एक देश में चर्चा हुई, एक कानून बना जिसको फॉरेस्ट राइट के आधार पर देखा गया। फॉरेस्ट राइट में यह देखा गया कि ट्राइबल अपना जमीन तो मान रहा है पर जमीन का उसका डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, तो उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाए। उसकी एक पद्धति अपनाई गई, लेकिन बहुत सारे ट्राइबल ऐसा मानते हैं ये हमारा है तो हमें डॉक्यूमेंट करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए इसमें पदाधिकारियों की जागरूकता भी चाहिए और उस तरह की चीजों पर उसके साथ संवेदनशील होकर के काम करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि कम्युनिटी राइट्स, जंगल का प्रबंधन के दृष्टि से हम कैसे वहां के रिसोर्स का मैक्सिमम
वहां के लोगों को साझेदार बनाएं। फॉरेस्ट राइट एक्ट एक जंगल के प्रबंधन और उसके रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक पद्धति अपनाई है, तो वो कानून का रूप लेकर के उस पर काम हो रहा है। बड़े पैमाने पर पट्टे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी वो राइट्स देना बाकी है और लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ इस तरह के विषय सामने आए थे, तो हम फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के नया गाइडलाइंस जारी किए, नया एडवाइजरी जारी किए और कहा कि राज्य में पदस्थापित पदाधिकारी जो राज्याधीन है वो इन सारे चीजों को पूरे संवेदनशीलता के साथ देखे और किसी के साथ अन्याय न हो, इसको सुनिश्चित करे। हमने इस पर 2 कमेटियां बनाई है कि रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके अकाउंटेंसी कैसे हो, क्योंकि जब हम इकोनॉमी की पार्ट कहते हैं तो अब जंगल के जो रिसोर्स है वो भी करेंसी मैनेजमेंट के साथ होगा। पहले क्या होता था कि जंगल के जो रिसोर्स होते थे वो एक तरीके से गांव में जंगलों में रहने वाले लोग बाजार आते थे, उसको एक्सचेंज करके ले जाते थे। उस समय उस तरह की बातें नहीं होती थी। अब बातें हो रही है कि उस रिसोर्स का अच्छा यूज होना चाहिए, मोबिलाइज होना चाहिए और उसको इकोनॉमी का हम एक परमानेंट रिसोर्स बनाए। इस तरह की चीजों को जब हम आज देख रहे हैं आवश्यकता है, तो इसके लिए ये इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारा मंत्रालय, राज्य सरकार मिलकर के काम कर रहा है। कई बार इस मामले में ये बात सामने आई है और इसलिए सभी चीफ सेक्रेटरी को हमारे मंत्रालय के द्वारा बार बार ये स्मरण दिलाया जाता है कि इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही वहाँ के जो स्वशासन पद्धति को, इसके प्रति भी हमारा मंत्रालय जागरूक होकर के काम करता है। तो पंचायती राज के साथ हमने पहली बार 25 साल पूरे हुए पंचायती राज के साथ मिलकर के पेशा पर चर्चा किया और हमने कहा कि इस पर हमें डिटेल्स कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। आर्टिकल 244 में यह कहा गया है संविधान में कि जनजातीय स्वशासन होगा, जनजातीय प्रशासन होगा। तो प्रशासन स्वशासन से उभर करके सामने आए, ये पेशा का उद्देश्य है। पंचायती राज एक्सटेंशन जो एक्ट है वो इस बात को बल देता है, तो उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ट्राइबल शिल्प और कला, इन सब का बहुत अच्छा प्राइस मिलता है मार्केट में, लेकिन जो अपने जनजातीय समुदाय हैं उनको उसका अच्छा मूल्य नहीं मिलता है। उनको सही मूल्य दिलवाने के लिए आपके मंत्रालय ने क्या कोशिशें की हैं? देखिए, हमारा एक उपक्रम है जो ट्राइफेड के नाम से है, जो एक फेडरेशन है। सभी राज्यों के जो स्टेट फेडरेशन है उसको मिला करके एक नेशनल लेवल में ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया है और इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट के जो रिसोर्स है, जो वहाँ के ट्राइबल प्रोडक्ट्स है, जो आर्टिजन्स है, ट्राइबल के जो कला संस्कृतियां हैं, परंपराएं से जुड़ करके जो उत्पादन होते हैं, तो वैसे चीजों का सही ढंग से बाजार हम करें। तो बंधन केंद्र के माध्यम से आपको ध्यान में होगा कि लगभग 50,000 से अधिक बंधन केंद्र स्वयं सहायता समूह का बन चुका है, 2,500 क्लस्टर बन चुके हैं और उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसमें जो फूड सप्लीमेंट है, जो बहुत सारे ऐसे वनोपज है जो बहुत अच्छा मिनरल्स है, उसमें ऐसी चीजों का बाजार और उसका मूल्य सही ढंग से मिले, इस पर काम किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी योजना में से एक साबित हुई है और बहुत अधिक संख्या में जोड़े गए। सर, आपने बताया कि जनजातीय जीवन में एक नैसर्गिक संस्कृति, परंपराएं और मूल्य हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? वही तो हमारा मूल कार्य है। संवैधानिक दृष्टि से भी और जागरूकता अभियान के माध्यम से भी, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से भी हम सबसे ज्यादा इस मूल अवधारणा को साथ लेकर के उनके जो भाषाएं हैं, क्योंकि ट्राइबल लैंग्वेज बहुत बड़ी मात्रा में है और ट्राइबल एक तरीके से लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट है, इतनी भाषा उसके है। आप जहाँ कहीं भी जाएं उनके अलग अलग भाषाएं आपको मिलेगी। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इसी बात पर बल दिया गया है कि क्षेत्रीय भाषा को, स्थानीय भाषा को और लोगों के लोक साहित्य, लोक कला, लोक जीवन पद्धति को हमेशा बरकरार रखते हुए ही हम देश को दिखा सकते हैं, क्योंकि यह संस्कृति आदिकाल से जो चली आ रही है हमारी बहुत बड़ी निधि है और उसको बढ़ाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। सर, आकाशवाणी समाचार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ उनके मंत्रालय की उपलब्धियों और योजनाओं पर विशेष भेंटवार्ता।
भेंटकर्ता थे आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।